नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी उपदेश। प्रयाग के सुशिक्षित समाज में पंडित देवरतन शर्मा वास्तव में एक रतन थे। शिक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणी की पाई थी और कुल के भी उच्च थे। न्यायशीला गवर्नमेंट ने उन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा, पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का घात करना उचित न समझा। उनके कई शुभचिंतक मित्रों ने बहुत समझाया कि इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो। सरकारी नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े बड़े लोग इसके लिए तरसते हैं और कामना लिए ही संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। अपने कुल की कीर्ति उज्जवल करने का इससे सुगम और मार्ग नहीं हो सकता। इसे कल्प वृक्ष समझो। विभव, संपत्ति, सम्मान और ख्याति ये सब उसके दास हैं। रह गई देश सेवा, सो तुम ही देश के लिए क्यों प्राण देते हो। इस नगर में अनेक बड़े बड़े विद्वान और धनवान पुरुष हैं जो सुख चैन से बंगलों में रहते और मोटरों पर हर हराते हैं, धूल की आंधी उड़ाते हैं। क्या वे लोग देश सेवक नहीं हैं? जब भी आवश्यकता होती है या कोई अवसर आता है तो वो देश सेवा में निमग्न हो जाते हैं। अभी जब म्युनिसिपल चुनाव का झगड़ा छिड़ा तो मेयोहाल के हाथे में मोटरों का तांता लगा हुआ था। भवन के भीतर राष्ट्रीय गीतों और व्याख्यानों की भरमार थी, पर इनमें से कौन ऐसा है जिसने स्वार्थ और तिलांजलि दे रखी हो। संसार का नियम ही है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाया जाता है। सच्ची बात तो ये है कि ये जातीयता की चर्चा कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को ही शोभा देती है। जब संसार में प्रवेश हुआ तो कहाँ की जाति और कहाँ की जातीयता। संसार की यही रीति है, फिर तुम्ही को काजी बनने की क्या जरूरत है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी पद पाकर मनुष्य अपने देश भाइयों की जैसी सच्ची सेवा कर सकता है, वैसी किसी अन्य व्यवस्था में कदापि नहीं कर सकता। एक दयालु दरोगा सैकड़ों जातीय सेवकों से अच्छा होता है। एक न्यायशील धर्मपरायण मजिस्ट्रेट जातीय दानवीरों से अधिक सेवा कर सकता है। इसके लिए केवल हृदय में लगन चाहिए। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में हो, देश का हित साधन कर सकता है। इसलिए अब अधिक आगा पीछा न करो, चटपट पद को स्वीकार कर लो। शर्मा जी को तो युक्तियां कुछ जची नहीं, पर इस अंतिम युक्ति की सारगर्भिता से वो इनकार न कर सके। लेकिन फिर भी चाहे नियम के कारण, चाहे केवल आलस्य के वश में, जो बहुधा ऐसी दशा में जातीय सेवा का गौरव पा जाता है, उन्होंने नौकरी से अलग रहने में ही अपना कल्याण समझा। उनके इस स्वार्थ त्याग पर कॉलेज के नव युवकों ने उन्हें खूब बधाइयां दी। इस आत्म विजय पर एक जातीय ड्रामा खेला गया, जिसके नायक हमारे शर्मा जी ही थे। समाज की उच्च श्रेणियों में इस आत्मत्याग की चर्चा हुई और शर्मा जी को अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हो गई। इसी से वो कई वर्षों से जातीय सेवा में लीन रहते थे। इस सेवा का अधिक भाग समाचार पत्रों में अवलोकन में बीतता था, जो जातीय सेवा का ही एक विशेष अंग समझा जाता है। इसके अतिरिक्त वो पत्रों के लिए एक लेख लिखते, सभाएं करते और उनमें फड़कते हुए व्याख्यान देते थे। शर्मा जी फ्री लाइब्रेरी के सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सभापति, सोशल सर्विस लीग के सहायक, मंत्री और प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के संस्थापक थे। कृषि संबंधी विषयों से उन्हें विशेष प्रेम था। पत्रों में जहाँ कहीं किसी नई खाद या किसी नवीन आविष्कार का वर्णन देखते, तत्काल उस पर पाल पेंसिल से निशान लगा देते और अपने लेखों में उनकी चर्चा करते थे। किंतु शहर में थोड़ी दूर पर उनका एक बड़ा ग्राम होने पर भी वो अपने किसी आसामी से परिचित ना थे। यहाँ तक कि कभी प्रयाग के सरकारी कृषि क्षेत्र की सैर करने भी ना गए थे। उसी मोहल्ले में एक लाला बाबूलाल रहते थे। वो एक वकील के मुहर्रिर थे। थोड़ी सी उर्दू हिंदी जानते थे, उसी से अपना काम भली भांति चला लेते थे। सूरत शक्ल में कुछ सुंदर ना थे। उस शक्ल पर मऊ के 4 खाने की लंबी अचकन और भी शोभा देती थी। जूता भी देसी ही पहनते थे। यद्यपि कभी कभी वो कड़वे तेल से उसकी सेवा किया करते थे, पर वो नीच स्वभाव के अनुसार उन्हें काटने से न चूकता था। बेचारे को साल में 6 महीने पैरों में मलहम लगानी पड़ती। बहुधा नंगे पांव कचहरी जाते, पर कंजूस कहलाने के भय से जूतों को हाथ में ले जाते। जिस ग्राम में शर्मा जी की जमींदारी थी, उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका भी था। इस नाते से कभी कभी उनके पास आया करते थे। हाँ, तातील के दिनों में गांव चले जाते। शर्मा जी को उनका आकर बैठना नागवार मालूम देता, विशेषकर जब वो फैशनेबल मनुष्यों की उपस्थिति में आ जाते। मुंशी जी भी कुछ ऐसी स्थूल दृष्टि के पुरुष थे कि उन्हें अपना
कि उन्हें अपना अनमिलापन बिल्कुल भी दिखाई न देता। सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि वो बराबर कुर्सी पर डट जाते, मानो हंसों में कौवा। उस समय मित्रगण अंग्रेजी में बातें करने लगते और बाबूलाल को शुद्ध बुद्धि, झक्की, बॉडम, बुद्धू आदि उपाधियों का पात्र बनाते। कभी कभी उनकी हंसी भी उड़ाते। शर्मा जी ने इतनी सज्जनता अवश्य थी कि वो अपने विचारहीन मित्र को यथाशक्ति निरादर से बचाते थे। यथार्थ में बाबूलाल की शर्मा जी से सच्ची भक्ति थी। एक तो वो बीए पास थे, दूसरे वो देशभक्त थे। बाबूलाल जैसे विद्याहीन मनुष्य का ऐसे रतन को आदरणीय समझना कुछ अस्वाभाविक ना था। एक बार प्रयाग में प्लेग का प्रकोप हुआ। शहर में रईस लोग निकल भागे। बेचारे गरीब चूहों की भांति पटपटाकर मरने लगे। शर्मा जी ने भी चलने की ठानी, लेकिन सोशल सर्विस लीग के वो मंत्री ठहरे। ऐसे अवसर पर निकल भागने में बदनामी का भय था। बहाना ढूंढा। लीग के प्राय सभी लोग कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें बुलाकर इन शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकट किया। मित्रगण, आप मेरी जाति के दीपक हैं। आप ही इस मरणोन्मुख जाति के आशा स्थल हैं। आज हम पर विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। ऐसी अवस्था में हमारी आंखें आपकी ओर ना उठें तो किसकी ओर उठेंगी? मित्र, इस जीवन में देश सेवा के अवसर बड़े सौभाग्य से मिला करते हैं। कौन जानता है कि परमात्मा ने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ये वज्र प्रहार किया हो। जनता को दिखा दो कि तुम वीरों का हृदय रखते हो, जो कितने ही संकट पड़ने पर भी विचलित नहीं होता। हाँ, दिखा दो कि तुम वीर हो। ये वही भूमि है जिसने हरिश्चंद्र और भरत को उत्पन्न किया है। जिस जाति के युवकों ने अपने पीड़ित भाइयों के प्रति ऐसी करुणा और यह अटल प्रेम है, वो संसार में सदैव यश कीर्ति की भागी रहेगी। आइए हम कमर बांधकर कर्म क्षेत्र में उतर पड़ें। इसमें संदेह नहीं कि काम कठिन है, राह पीहड़ है। आपको अपने अमोद प्रमोद, अपने हॉकी, टेनिस, अपने मिलन और मिल्टन को छोड़ना पड़ेगा। तुम जरा हिचकाओगे, हटोगे और मुंह फेर लोगे, परंतु भाइयों, जातीय सेवा का स्वर्गीय आनंद सहज में नहीं मिल सकता। हमारा पुरुषत्व, हमारा मनोबल, हमारा शरीर यदि जाति के काम ना आएगा तो वो व्यर्थ है। मेरी प्रबल आकांक्षा थी कि इस शुभ कार्य में मैं तुम्हारा हाथ बटा सकूं, पर आज ही देहातों में भी बीमारी फैलने का समाचार मिला है। अतः मैं यहाँ का काम आपके सुयोग्य सुदृढ़ हाथों में सौंपकर देहात में जाता हूँ कि यथा सादे देहाती भाइयों की सेवा कर सकूं। मुझे विश्वास है कि आप सहर्ष मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे। इस तरह गला छुड़ाकर शर्मा जी संध्या समय स्टेशन पहुंचे, पर मन कुछ मलिन था। वे अपनी इस कायरता और निर्बलता पर मन ही मन लज्जित हो रहे थे। संयोगवश स्टेशन पर उनके एक वकील मित्र मिल गए। ये वही वकील थे जिनके आश्रय में बाबूलाल का निर्वाह होता था। वह भी भागे जा रहे थे। बोले, कहिए शर्मा जी किधर चले? क्या भाग खड़े हुए? शर्मा जी पर घड़ों पानी पड़ गया। वो संभल कर बोले, भागू क्यों? वकील, सारा शहर क्यों भागा जा रहा है? शर्मा जी, मैं ऐसा कायर नहीं हूँ। वकील, यार क्यों बात बनाते हो? अच्छा बताओ कहाँ जाते हो? शर्मा जी, देहातों में बीमारी फैल रही है, वहाँ कुछ रिलीफ का काम करूँगा। वकील, ये बिल्कुल झूठ है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट गजट देखकर चला आता हूँ। शहर के बाहर कहीं बीमारी का नाम नहीं है। शर्मा जी निरुत्तर होकर और भी विवाद कर सकते थे। बोले, गजट तो आप देववाणी समझते होंगे, मैं नहीं समझता। वकील, आपके कान में तो आकाश के दूत कह गए होंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जान के डर से भागे जा रहे हो? शर्मा जी, अच्छा मान लीजिए यही सही, तो क्या पाप कर रहा हूँ? सबको अपनी जान प्यारी होती है। वकील, हाँ, अब आए राह पर। यह मर्दों की सी बात है। अपने जीवन की रक्षा करना शास्त्र का पहला नियम है, लेकिन अब भूल कर भी देशभक्ति की डींग न मारिएगा। इस काम के लिए बड़ी दृढ़ता और आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। स्वार्थ और देशभक्त में विरोधात्मक अंतर है। देश पर मिट जाने वाले को देश सेवक का सर्वोच्च पद मिलता है। वाचलता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती। कम से कम मैं तो अखबार पढ़ने में ये गौरव नहीं दे सकता। अब कभी बढ़ बढ़कर बातें ना कीजिएगा। आप लोग अपने सेवा के सारे संसार को स्वार्थ समझते हैं, इसी से कहता हूँ। शर्मा जी ने उद्दंडता का उत्तर ना दिया। घृणा से मुख फेरकर गाड़ी में बैठ गए। तीसरे ही स्टेशन पर शर्मा जी उतर पड़े। वकील की कठोर बातों से खिन्न हो रहे थे। चाहते थे कि उसकी आंख बचाकर निकल जाएं, पर देख ही लिया और हंसकर बोला, क्या आपके ही गांव में प्लेग का दौरा हुआ है? शर्मा जी ने कुछ उत्तर ना दिया। बहली पर जा बैठे।
कई बेगार हाजिर थे। उन्होंने असबाब उठाया। फागुन का महीना था। आमों के बौर से महकती हुई मंद मंद वायु चली आ रही थी। कभी कभी कोयल की सुरीली तान सुनाई दे जाती थी। खलिहानों में किसान आनंद से उन्मत्त होकर फाग गा रहे थे। लेकिन शर्मा जी को अपनी फटकार पर ऐसी ग्लानि थी कि वो किसी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। थोड़ी देर बाद वो गांव में पहुंचे। शर्मा जी के स्वर्गवासी पिता एक रसिक पुरुष थे। एक छोटा सा बाग, छोटा सा पक्का कुआं, बंगला, शिवजी का मंदिर, ये सब उन्हीं के कीर्ति चिन्ह थे। ये गर्मी के दिनों में यही कहा करते थे। पर शर्मा जी के यहाँ आने का पहला ही अवसर था। बैरागियों के चारों तरफ सफाई कर रखी थी। शर्मा जी पहली से उतरकर सीधे बंगले में चले गए। सैकड़ों असामी दर्शन करने आए थे, पर वो उनसे कुछ न बोले। घड़ी रात जाते जाते शर्मा जी के नौकर टमटम लिए आ पहुंचे। कहार, साइस और रसोइया महाजन तीनों ने असामियों को इस दृष्टि से देखा मानो वो उनके नौकर हैं। साइस ने एक मोटे ताजे किसान से कहा, घोड़े को खोल दो। बेचारा किसान डरता डरता घोड़े के निकट गया। घोड़े ने अनजान आदमी को देखते ही तेवर बदलकर कनौतियां खड़ी की। किसान डर कर लौट आया। तब साइस ने उसे ढकेल कर कहा, बस निरे बछिया के ताऊ ही हो, हल जोतने से क्या अकल भी चली जाती है? यह लो घोड़ा टहलाओ। मुंह क्या बनाते हो? कोई सिंह है जो खा जाएगा? किसान ने भैंसे कांपते हुए रास पकड़ी। उसका घबराया हुआ मुख देखकर हंसी आती थी। पग पग पर घोड़े को चौकन्नी दृष्टि से देखता, मानो वो कोई पुलिस का सिपाही है। रसोई बनाने वाले महाराज एक चारपाई पर लेटे हुए थे। सड़क पर बोले, अरे नौवा कहाँ है? चल पानी वानी ला, हाथ पैर धो। कहार ने कहा, अरे किसी के पास जरा सुरती चूना हो तो दे देना, बहुत देर से तंबाकू नहीं खाया। मुख्तार साहब ने इन मेहमानों की दावत का प्रबंध किया। सईस और कहार के लिए पूरियां बनने लगी। महाराज को सामान दिया गया। मुख्तार साहब इशारे पर दौड़ते थे और दीन किसानों का तो पूछना ही क्या। वे तो बिना दामों के गुलाम थे। सच्चे स्वतंत्र लोग इस समय सेवकों के सेवक बने हुए थे। कई दिन बीत गए थे। शर्मा जी अपने बंगले में बैठे पत्र और पुस्तकें पढ़ा करते थे। रस्किन के कथानुसार राजाओं और महात्माओं के सत्संग का सुख लूटते थे। हॉलैंड के कृषि विधान, अमेरिकी शिल्प वाणिज्य और जर्मनी की शिक्षा प्रणाली आदि गूढ़ विषयों पर विचार किया करते थे। गांव में ऐसा कौन था जिसके साथ बैठते? किसानों से बातचीत करने को उनका जी चाहता, पर ना जाने क्यों वो लोग उससे दूर रहते। शर्मा जी का मस्तिष्क कृषि संबंधी ज्ञान का भंडार था। हॉलैंड और डेनमार्क की वैज्ञानिक खेती, उनकी उपज का परिणाम और वहां के कोऑपरेटिव बैंक आदि गहन विषय उनकी जिहा पर रहा करते थे। पर इन गवारों को क्या खबर? ये सब उन्हें झुककर पलागन जरूर करते थे और कतराकर निकल जाते थे, जैसे कोई मरह के बैल से बचता है। ये निश्चय करना कठिन है कि शर्मा जी को उनके वार्तालाप करने की इच्छा से क्या रहस्य था, सच्ची सहानुभूति या अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन। शर्मा जी की डाक शहर से लाने और ले जाने के लिए 2 आदमी प्रतिदिन भेजे जाते थे, पर लुई कोने की जल चिकित्सा के भक्त थे। मेवों का अधिक सेवन करते थे। एक आदमी इस काम के लिए भी दौड़ाया जाता था। शर्मा जी अपने मुख्तार से सख्त ताकीद कर दी थी कि किसी से मुफ्त काम ना लिया जाए। तथापि शर्मा जी को ये देखकर आश्चर्य होता था कि कोई इन कामों के लिए प्रसन्नता से नहीं जाता। प्रतिदिन बारी बारी से आदमी भेजे जाते थे, पर इसे भी बेकार समझते थे। मुख्तार साहब को प्राय कठोरता से काम लेना पड़ता था। शर्मा जी किसानों की इस शिथिलता को समझ नहीं पाते थे। कभी कभी वो खुद क्रोध से भरे हुए अपने शांति कुटीर से निकल आते और अपनी तीव्र वाक शक्ति का चमक दिखाने लग जाते थे। शर्मा जी के घोड़े के लिए घास चारे का प्रबंध भी कुछ कम कष्टदायक ना था। रोज संध्या समय डांट डपट और रोने चिल्लाने की आवाजें उन्हें सुनाई देती थी। एक कोलाहल सा मच जाता था, पर वो इस संबंध में अपने मन को इस प्रकार समझा लेते थे कि घोड़ा भूखों नहीं मर सकता, घास का दाम दे दिया जाता है। यदि इस पर भी ये हाय हाय होती है तो हुआ करे। शर्मा जी को ये कभी नहीं सूझी कि जरा चमारों से पूछ ले कि घास का दाम मिलता है या फिर नहीं। ये सब देख देख कर उन्हें अनुभव होता जाता था कि देहाती बड़े बदमाश होते हैं। उनके विषय में मुख्तार साहब जो कहते हैं वो यथार्थ है। पत्रों और व्याख्यानों में उनकी अवस्था पर व्यर्थ गुल कपाड़ा मचाया जाता है। ये लोग इसी बर्ताव के योग्य हैं। जो उनकी दीनता और दरिद्रता का राग लापते हैं, वो सच्ची अवस्था से परिचित नहीं है। एक दिन शर्मा जी महात्माओं की संगति से उकता कर सैर को निकले।
घूमते फिरते खलिहानों की तरफ निकल गए। वहां आम के वृक्ष के नीचे किसानों की गाड़ी कमाई के सुनहरे ढेर लगे हुए थे। चारों ओर भूसे की आंधी सी उड़ रही थी। बैल अनाज का एक गाल खा रहे थे। ये सब उन्हीं की कमाई है। उनके मुंह में आज चाबी देना बड़ी कृतज्ञता है। गांव में बढ़ई, चमार, धोबी और कुम्हार अपना वार्षिक कर उगाने के लिए जमा हुए थे। एक और नट ढोल बजा बजा कर अपने करतब दिखा रहा था। कविश्वर महाराज की अतुल्य काव्य शक्ति आज उमंग पर थी। शर्मा जी इस दृश्य से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु इस उल्लास में उन्हें कई सिपाही दिखाई दिए जो लठ लिए अनाज के ढेरों के पास जमा थे। पुष्प वाटिका में ठूंठ जैसा भद्दा दिखाई देता है, अथवा ललित संगीत में जैसे कोई बेसुरी तान कानों को अप्रिय लगती है, उसी तरह शर्मा जी की सहृदयतापूर्ण दृष्टि में मंडराते हुए सिपाही दिखाई दिए। उन्होंने निकट जाकर एक सिपाही को बुलाया। उन्हें देखते ही सब के सब पगड़ियां संभाले दौड़े। शर्मा जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? एक सिपाही ने उत्तर दिया, सरकार, हम लोग असामियों के सिर पर सवार न रहें तो एक कौड़ी वसूल न हो। अनाज घर में जाने की देर है, फिर वो सीधे बात भी नहीं करेंगे। बड़े सर्कस लोग हैं। हम लोग रात की रात बैठे रहते हैं, इतने पर भी यहाँ आंख झपकी ढेर गायब। शर्मा जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ कब तक रहोगे? सिपाही ने उत्तर दिया, हुजूर, बनियों को बुलाकर अपने सामने अनाज तौलाते हैं तो कुछ मिलता है, उसमें से लगान काटकर बाकी असामी को दे देते हैं। शर्मा जी सोचने लगे, जब ये हाल है तो इन किसानों की अवस्था क्यों न खराब हो। ये बेचारे अपने धन के मालिक नहीं हैं, उसे अपने पास रखकर अच्छे अवसर पर बेच नहीं सकते। इस कष्ट का निवारण कैसे किया जाए? यदि मैं इस समय इनके साथ रियायत कर दूं तो लगान कैसे वसूल होगा? इस विषय पर विचार करते हुए वहां से चल दिए। सिपाहियों ने साथ चलना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। भीड़ भाड़ से उन्हें उलझन होती थी। अकेले ही गांव में घूमने लगे। छोटा सा गांव था, पर सफाई का कहीं नाम न था। चारों ओर से दुर्गंध उठी हुई थी। किसी के दरवाजे पर गोबर सर रहा था तो कहीं पर कीचड़ और कूड़े का ढेर वायु को विषैला बना रहा था। घरों के पास ही घूर का खाद के लिए गोबर फेंका हुआ था, जिसमें गांव के गंदगी फैलने के साथ साथ खाद का सारा अंश धूप और हवा के साथ गायब हो जाता था। गांव के मकान तथा रास्ते बेसिलसिलेवार, बेढंगे तथा टूटे फूटे थे। मोरियों में गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध नहीं था, जिसकी वजह से दुर्गंध से दम घुटता था। शर्मा जी ने नाक पर रुमाल रख लिया। सांस रोककर तेजी से चलने लगे। बहुत जी घबराया तो दौड़े और हाँफते हुए एक सघन नीम के वृक्ष की छाया में आकर खड़े हो गए। अभी अच्छी तरह सांस भी न लेने पाए थे कि बाबूलाल ने आकर पलागन किया और पूछा, क्या कोई सांड था? शर्मा जी सांस खींचकर बोले, सांड से अधिक भयंकर विषैली हवा थी। ओह, यह लोग ऐसी गंदगी में रहते हैं। बाबूलाल, रहते क्या हैं, किसी तरह जीवन के दिन पूरे करते हैं। शर्मा जी, पर यह स्थान तो साफ है। बाबूलाल, जी हाँ, इस तरफ गांव के किनारे तक साफ जगह मिलेगी। शर्मा जी, तो उधर इतना मैला क्यों है? बाबूलाल, गुस्ताखी माफ हो तो कहूँ। शर्मा जी ने हंसकर कहा, प्राण दान मांगा होता। सच बताओ, क्या बात है? एक तरफ ऐसी स्वच्छता और दूसरी तरफ इतनी गंदगी। बाबूलाल, ये मेरा हिस्सा है और वो आपका हिस्सा है। मैं अपने हिस्से की देखरेख खुद करता हूँ, पर आपका हिस्सा नौकरों की कृपा के अधीन है। शर्मा जी, अच्छा ये बात है। आखिर आप करते क्या हैं? बाबूलाल, और कुछ नहीं, केवल ताकीद करता रहता हूँ। यहाँ अधिक मैलापन देखता हूँ, स्वयं साफ करता हूँ। मैंने सफाई का एक इनाम नियत रखा है, जो प्रति मास सबसे साफ घर के मालिक को मिलता है। शर्मा जी के लिए एक कुर्सी रख दी गई। वे उस पर बैठ गए और बोले, क्या आप आज ही आए हैं? बाबूलाल, जी हाँ, कल तातील है। आप जानते ही हैं कि तातील के दिन में मैं यहीं रहता हूँ। शर्मा जी, शहर का क्या रंग ढंग है? बाबूलाल, वही हाल है, बल्कि और भी खराब। सोशल सर्विस लीग वाले ही गायब हो गए। गरीबों के घरों में मुर्दे पड़े हुए हैं। बाजार बंद हो गए हैं। खाने को अनाज नहीं मिलता है। शर्मा जी, भला बताओ तो, ऐसी आग में मैं वहां कैसे रहता? बस लोगों ने मेरी ही जान सस्ती समझ रखी है। जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था, आपके वकील साहब मिल गए थे। बेतरह गर्म हो पड़े। मुझे देशभक्ति के उपदेश देने लगे। जिन्हें कभी भूलकर भी देश का ध्यान नहीं आता, वे भी मुझे उपदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। कुछ ही देशभक्ति का दावा है, जिसे देखो वही तो देश सेवक बना फिरता है। जो लोग 100 रुपए अपने भोग विलास में फूंकते हैं,
उनकी गणना भी जाति सेवकों में होती है। मैं तो फिर कुछ न कुछ करता ही हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं। धन की अभिलाषा अवश्य है। मैं जो अपना जीवन पत्रों के लिए लेख लिखने में काटता हूँ, देश हित की चिंता में मगन रहता हूँ, उसके लिए मेरा इतना सम्मान बहुत समझा जाता है। पर किसी सेठ जी या किसी वकील साहब के दरे दौलत पर हाजिर हो जाऊं तो वो कृपा करके मेरा कुशल समाचार पूछ लें। उस पर भी यदि दुर्भाग्यवश किसी चंदे के संबंध में जाता हूँ तो लोग मुझे यम का दूत समझते हैं। ऐसी रूखाई का व्यवहार करते हैं जिससे सारा उत्साह भंग हो जाता है। ये सब आपत्तियां तो मैं झेलूं, पर जब किसी सभा का सभापति चुनने का समय आता है तो कोई वकील साहब इसके पात्र समझे जाते हैं जिन्हें अपने धन के सिवा उक्त पद का कोई अधिकार नहीं। तो भाई, जो गुड़ खाए वो कान छिदाए। देश हितैषियों का पुरस्कार यही जातीय सम्मान है। जब वहां तक मेरी पहुंच ही नहीं है तो व्यर्थ जान क्यों दूं। यदि ये 8 वर्ष मैंने लक्ष्मी की आराधना में व्यतीत किए होते तो अब तक मेरी गिनती बड़े आदमियों में होती। अभी मैंने कितने परिश्रम से देहाती बैंकों पर लेख लिखा, महीनों उनकी तैयारी में लगे, सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं के पन्ने उलटने पड़े, पर किसी ने उसे पढ़ने का कष्ट भी नहीं किया। यदि इतना परिश्रम किसी और काम में किया होता तो कम से कम स्वार्थ तो सिद्ध हो जाता। मुझे ज्ञात हो गया कि इन बातों का कोई नहीं पूछता। सम्मान और कीर्ति ये सब धन के नौकर हैं। बाबूलाल, आपका कहना यथार्थ ही है, पर आप जैसे महानुभाव इन बातों को मन में लगावें तो ये काम कौन करेगा? शर्मा जी वही करेंगे जो ऑनरेबल बने फिरते हैं या तो नगर के पिता कहलाते हैं। मैं तो अब देशाटन करूंगा, संसार की हवा खाऊंगा। बाबूलाल समझ गए कि ये महाशय इस समय आपे में नहीं है। विषय बदलकर पूछा, यह तो बताइए, आपने देहात को कैसे पसंद किया? आप तो पहले ही पहल यहाँ आए हैं। शर्मा जी, बस यही कि बैठे बैठे जी घबराता है। हाँ, कुछ नए अनुभव अवश्य हुए हैं, कुछ भ्रम दूर हो गए। पहले समझता था कि किसान बड़े दीन दुखी होते हैं, अब मालूम हुआ कि ये बड़े दुष्ट हैं। सीधे बात न सुनेंगे, पर कड़ाई से जो काम चाहो करा लो। बस निरे पशु हैं। और तो और लगान के लिए भी उनके सिर पर सवार रहने की जरूरत होती है। टल जाओ तो कौड़ी वसूल ना हो। नालिश कीजिए, बेदखली जारी कीजिए, कुर्की कराइए, ये सब आपत्तियां सहेंगे, पर समय पर रुपया नहीं देना चाहते। ये सब मेरे लिए नई बातें हैं। मुझे अब तक इनसे जो सहानुभूति थी अब वो नहीं रही। बाबूलाल ने सोचकर कहा, मुझे तो आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। मेरा अनुभव ये है कि लोग बड़े शीलवान, नरम और कृतज्ञ होते हैं, परंतु उनके ये गुण प्रकट में नहीं दिखाई देते। उनमें मिलिए और उन्हें मिलाइए, तब उनके जौहर खुलते हैं। उन पर विश्वास कीजिए, तब वो आप पर विश्वास करेंगे। आप कहेंगे इस विषय में आगे बढ़ना उनका काम है, तो आपका यह कहना उचित भी है। लेकिन शताब्दियों से वो इतने पीसे गए हैं, इतनी ठोकरें खाई हैं कि उनकी स्वाधीन गुणों का लोप हो गया है। जमींदार को वो एक हौवा समझते हैं जिनका काम उन्हें निगल जाना है, पर वो मुकाबिला नहीं कर सकते, इसलिए छल और कपट से काम लेते हैं, जो निर्धनों का एकमात्र आधार है। पर आप एक बार उनके विश्वास पात्र बन जाइए, फिर आप कभी उनकी शिकायत नहीं करेंगे। बाबूलाल ये बातें कह ही रहे थे कि कई चमारों ने घास के बड़े बड़े गट्ठे लाकर डाल दिए और चुपचाप चले गए। शर्मा जी को आश्चर्य हुआ। इसी घास के लिए इनमें बंगले का हाय हाय होती है और यहाँ किसी को खबर भी नहीं हुई। बोले, आखिर अपना विश्वास जमाने का कोई उपाय भी है? बाबूलाल ने उत्तर दिया, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आपके सामने मेरा मुंह खोलना धृष्टता है। मैं इसका एक ही उपाय जानता हूँ, उन्हें किसी कष्ट में देखकर उनकी मदद कीजिए। मैंने उन्हीं के लिए वैदिक सीखा है और एक छोटा मोटा औषधालय अपने साथ रखता हूँ। रुपया मांगते हैं तो रुपया, अनाज मांगते हैं तो अनाज दे देता हूँ, पर सूद नहीं लेता। इससे मुझे ग्लानि नहीं होती। दूसरे रूप में सूद अधिक मिल जाता है। गांव में 2 अंधी स्त्रियां और 2 अनाथ लड़कियां हैं, उनके निर्वाह का प्रबंध कर दिया है। होता सब उन्हीं की कमाई से है, पर नेक नामी मेरी होती है। इतने में कई असामी आए और बोले, भैया पोत ले लो। शर्मा जी ने सोचा, इसी लगान के लिए मेरे चपरासी खलिहान में चारपाई डालकर सोते हैं और किसानों को अनाज के ढेर के पास फटकने नहीं देते, और वही लगान यहाँ इस तरह आप से आप चला आता है। बोले, यह सब तो तब ही हो सकता है जब जमींदार आप गांव में रहें। बाबूलाल ने उत्तर दिया, जी हाँ, और क्यों। जमींदार के गांव में ना रहने से इन किसानों को बड़ी हानि होती है। करिंदों और नौकरों से ये आशा करनी भूल है
कि वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना उल्लू सीधा करने में काम रहता है। जो किसान उनकी मुट्ठी गर्म करते हैं उन्हें मालिक के सामने सीधा, और जो कुछ नहीं देते उन्हें बदमाश और सर्कस बतलाते हैं। किसानों को बात बात के लिए चूसते हैं। किसान छान छवाना चाहें तो उन्हें दें, दरवाजे पर एक खूंटा तक गाड़ना चाहें तो उन्हें पूछें, एक छप्पर उठाने के लिए 10 रुपए जमींदार को नजराना दे तो 2 रुपए मुंशी को जरूर ही देंगे। करिंदे को घी मुफ्त खिलावें, कहीं कहीं तो गेहूं चावल तक मुफ्त हजम कर जाते हैं। जमींदार तो किसानों को चूसते ही हैं, कारिंदे भी कम नहीं चूसते। जमींदार 3 पाव के भाव में रुपए का सेर भर घी लें तो मुंशी जी को तो अपने घर में अपने साले बहनोई के लिए 18 छटांग चाहिए ही। तनिक तनिक सी बात के लिए डांट और जुर्माना देते देते किसानों के नाक में दम हो जाता है। आप जानते हैं, इसी से और कहीं की 30 रुपए की नौकरी छोड़कर भी जमींदारों की कारिंदगी लोग 8 रुपए या 10 रुपए में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि 8 रुपए 10 रुपए का कारिंदा साल में 800 या 1000 रुपए ऊपर कमाता है। खेत तो यह है कि जमींदार लोगों में शिक्षा की उन्नति के साथ साथ शहर में रहने की प्रथा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मालूम नहीं आगे चलकर इन बेचारों की क्या गति होगी। शर्मा जी को बाबूलाल की बातें विचारपूर्ण मालूम हुई। वो सुशिक्षित मनुष्य थे, किसी बात को चाहे वो कितनी ही यथार्थ क्यों न हो बिना तर्क के ग्रहण नहीं कर सकते थे। बाबूलाल को ये सामान्य बुद्धि का आदमी समझते थे। इस भाव में एकाएक परिवर्तन हो जाना असंभव था। इतना ही नहीं, इन बातों का उल्टा प्रभाव ये हुआ कि वो बाबूलाल से चिढ़ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबूलाल अपने सुप्रबंध के अभिमान में मुझे तुच्छ समझता है, मुझे ज्ञान सिखाने की चेष्टा करता है। जो सदैव दूसरों को सद्ज्ञान सिखाने और सम्मान दिखाने का प्रयत्न करता हो, वो बाबूलाल जैसे आदमी के सामने कैसे सिर झुकाता। अतएव जब यहाँ से चले तो शर्मा जी की तर्क शक्ति बाबूलाल की बातों की आलोचना कर रही थी। मैं गांव में क्यों कर रहूं? क्या जीवन की सारी अभिलाषाओं पर पानी फेर दूं? गवारों के साथ बैठे बैठे गप्पे लड़ाया करूं? घड़ी आध घड़ी मनोरंजन के लिए उनसे बातचीत करना संभव है, पर यह मेरे लिए असहाय है कि 8 पहर मेरे सर पर सवार रहे। मुझे तो उन्माद हो जाए। माना कि उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, पर यह कदापि नहीं हो सकता कि उनके लिए मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं। बाबूलाल बन जाने की क्षमता मुझ में नहीं है, जिससे बेचारे इस गांव की सीमा के बाहर नहीं जा सकते। मुझे संसार में बहुत काम करना है, बहुत नाम करना है। ग्राम्य जीवन मेरे लिए प्रतिकूल ही नहीं बल्कि प्राण घातक भी है। यही सोचते हुए वे बंगले पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कई कांस्टेबल कमरे के बरामदे में लेटे हुए हैं। मुख्तार साहब शर्मा की ओर देखते हुए आगे बढ़कर बोले, हुजूर, बड़े दरोगा जी छोटे दरोगा जी के साथ आए हैं। मैंने उनके लिए पलंग कमरे में बिछवा दिया है। ये लोग जब उधर आ जाते हैं तो ठहरा करते हैं। देहात में इसके योग्य स्थान और कहाँ पर है? अब मैं इनसे कैसे कहता कि कमरा खाली नहीं है? हुजूर का पलंग ऊपर बिछा दिया है। शर्मा जी अपने अन्य देश हित चिंतकों भाइयों की भांति पुलिस के घोर विरोधी थे। पुलिस वालों के अत्याचार के कारण उन्हें बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनका सिद्धांत था कि यदि पुलिस का आदमी प्यास में भी मर जाए तो उसे पानी न देना चाहिए। अपने कारिंदे से ये समाचार सुनते ही उनके शरीर में आग सी लग गई। कारिंदे की ओर लाल आंखों से देखा और लपक कर कमरे की ओर चले गए कि बेईमानों का बोरिया बांधना उठाकर फेंक दूं। वाह, मेरा घर ना हुआ कोई होटल हुआ। आकर डट गए। तेवर बदले हुए बरामदे में जा पहुंचे कि इतने में छोटे दरोगा बाबू कोकिला सिंह ने कमरे में निकलकर पलागन किया और हाथ बढ़ाकर बोले, अच्छी साइट में चला था कि आपके दर्शन हो गए। आप मुझे भूल तो न गए होंगे। ये वहाँ से 2 साल पहले सोशल सर्विस लीग के उत्साही सदस्य थे। इंटरमीडिएट फेल हो जाने के बाद पुलिस में दाखिल हो गए थे। शर्मा जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। क्रोध शांत हो गया। मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, भूलना बड़े आदमियों का काम है। मैंने तो आपको दूर से ही पहचान लिया था। कहिए, इसी थाने में है क्या? कोकिला सिंह बोले, जी हाँ, आजकल यहीं हूँ। आइए आपको दरोगा जी से इंट्रोड्यूस करा दूँ। भीतर आराम कुर्सी पर लेटे दरोगा जुल्फिकार अली खां हुक्का पी रहे थे। बड़े डीलडोल के मनुष्य थे। चेहरे पे रोब टपकता था। शर्मा जी को देखते ही उठकर हाथ मिलाया और बोले, जनाब से नियाज हासिल करने का शौक मुद्दत से था। आज खुशनसीब मौका भी मिल गया। शर्मा जी को आज मालूम हुआ कि पुलिस वालों को अशिष्ट कहना अन्याय है। हाथ मिलाकर बोले, यह आप क्या फरमाते हैं? यह आपका घर है, पर इसके साथ ही पुलिस का आक्षेप करने का ऐसा अच्छा अवसर हाथों से न जाने देना चाहते थे।
कोकिला सिंह से बोले, आपने तो पिछले साल कॉलेज छोड़ा है, लेकिन आपने नौकरी भी तो पुलिस की। बड़े दरोगा जी यह ललकार सुनकर संभल बैठे और बोले, क्यों जनाब, क्या पुलिस ही सारे महकमों से गया गुजरा है? ऐसा कौन सा सेंगा है जहां रिश्वत का बाजार गर्म नहीं है? अगर आप ऐसे एक की सेगा का नाम बता दीजिए तो मैं ताउम्र आपकी गुलामी करूंगा। मुलाजमत करके रिश्वत लेना मुहाल है, मगर मुझको इसका खूब तजर्बा हो चुका है। अब मैं किसी रस्तबाजी के दावे में तस्लीम नहीं कर सकता, मगर पुलिस में जो रिश्वत नहीं लेता उसे मैं अहमक समझता हूँ। मैंने 2-1 दयानतदार सब इंस्पेक्टर देखे हैं, पर उन्हें हमेशा तबाह देखा। कभी मतुई, कभी मुअत्तल, कभी बर्खास्त। चौकीदार और कांस्टेबल बेचारे थोड़ी औकात के आदमी हैं, इनका गुजारा क्यों कर हो। वहीं हमारे हाथ पांव हैं, उन्हीं पर हमारी नेकनामे का दरमदार है। जब वो खुद भूखों मरेंगे तब हमारी मदद करेंगे। जो लोग हाथ बढ़ाकर लेते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, अफसरों को खुश रखते हैं, उनका शुमार कारगुजार नेक नाम आदमियों में होता है। मैंने तो यही अपना वसूल बना रखा है और खुदा का शुक्र है कि अफसर मुझसे खुश हैं। शर्मा जी बोले, इसी वजह से तो मैंने ठाकुर साहब से कहा था कि आप क्यों इस सेंगे में आए। जुल्फिकार अली खां गर्म होकर बोले, आए तो मुहकमे पर कोई एहसान नहीं किया, किसी दूसरे सेगे से होते तो अभी तक ठोकरे खाते होते, नहीं तो घोड़े पर सवार नौसा बने घूमते हैं। मैं तो बात सच्ची कहता हूँ, चाहे तो किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी। इनसे पूछिए, हराम की कमाई अकेले आज तक किसी को हजम हुई है? ये नए लोग जो आते हैं उनकी ये आदत होती है कि जो कुछ मिल जाए वो अकेले ही हजम कर जाएं, चुपके चुपके लेते हैं और थाने में अहलंकार मुंह ताकते रह जाते हैं। दुनिया की निगाह में ईमानदार बनना चाहते हैं पर खुदा से नहीं डरते। अबे जब हम खुदा ही से नहीं डरते तो आदमियों का क्या खौफ। ईमानदार बनना हो तो दिल से बनो, सच्चाई का स्वांग क्यों भरते हो। ये हजरत छोटी छोटी रकमों पर गिरते हैं। हमारे गुरूर के आदमी से राय तो लेते नहीं। जहां आसानी से 100 रुपए मिल सकते हैं वहां 5 रुपए में बुलबुल हो जाते हैं। कहीं हलजाम के पैसे दबा लिए, कहीं बनिए से निरख के लिए झगड़ बैठे। ये अफसरी नहीं, लुच्चापन है। मैं बड़े बड़े शिकार पर निगाह रखता हूँ। यह पिद्दी और बेटर मात हथों के लिए छोड़ देता हूँ। हलफ से कहता हूँ, गरज बुरी शय है। रिश्वत देने वालों से ज्यादा अहमक अंधे आदमी दुनिया में ना होंगे। ऐसे कितने ही उल्लू आते हैं जो महज ये चाहते हैं कि मैं उनके किसी पट्टीदार या फिर दुश्मन को 2-4 खरी खोटी सुना दूं। कई ऐसे बेईमान जमींदार आते हैं जो ये चाहते हैं कि वो असामियों पर जुल्म करते रहें और पुलिस दखल ना दे। इतने ही के लिए वो सैकड़ों रुपए मेरी नज़र कर जाते हैं और खुशामद खा लूं मैं तो खुदा से दुआ करता रहता हूँ कि वो हमेशा इसी जहालत में गड्ढे से पड़े रहें। जमींदार का फर्ज है कि अपने असामियों को जुल्म से बचाए, उन पर शिकारियों का वार ना होने दे। बेचारे गरीब किसान, उनकी जान के तो सभी ग्राहक होते हैं और हलफ से कहता हूँ, उनकी कमाई उनके काम नहीं आती। उनकी मेहनत का मजा हम लूटते हैं। यूँ तो ज़रूरत से मजबूर होकर या इंसान क्या नहीं कर सकता, पर हक ये है कि उन बेचारों की हालत वाकई रहम के काबिल है और जो शख्स उनके लिए सीना सिपर हो सके उसे कदम चूमने चाहिए। मगर मेरे लिए तो वही आदमी सबसे अच्छा है जो शिकार में मेरी मदद करे। शर्मा जी ने इस बकवात को बड़े ध्यान से सुना। वो रसिक मनुष्य थे। वो बोले, क्या कोई तहकीकात है या महज गश्त? दरोगा जी बोले, जी नहीं, महज गश्त। आजकल किसानों के फसल के दिन हैं, यही जमाना हमारी फसल का भी है। शेर को भी तो मान में बैठे बैठे शिकार नहीं मिलता। जंगल में घूमता हूँ, हम भी शिकार की तलाश में हैं। किसी पर खुफिया सरोफी का इल्जाम लगाया, किसी को चोरी का माल खरीदने के लिए पकड़ा, किसी को हमल हराम का झगड़ा उठाकर फंसा दिया। आप मेरी साफ गोई पर हैरान होते होंगे। अगर मैं अपने सारे हथकंडे बयान करूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। और लुत्फ यह कि मेरा शुमार जिले में निहायत होशियार, कारगुजार, दयानतदार सब इंस्पेक्टरों में है। फर्जी डाके डलवाता हूँ, फर्जी मुजरिम पकड़वाता हूँ, मगर सजाएं असली दिलवाता हूँ। शहादतें ऐसी करता हूँ कि कैसा ही बैरिस्टर का चचा क्यों ना हो, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। इतने में शहर शर्मा की डाक आ गई। वे उठ खड़े हुए और बोले, दरोगा जी, आपकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं। अब इजाजत दीजिए, डाक आ गई है, जरा उसे देखना है। चांदनी रात थी। शर्मा जी खुली छत पर लेटे हुए एक समाचार पढ़ने में मगन थे।
अकस्मात कुछ शोरगुल सुनकर नीचे की तरफ झांका तो क्या देखते हैं कि गांव के चारों तरफ से कांस्टेबलों के साथ किसान चले आ रहे हैं। बहुत से आदमी खलिहान की तरफ से बड़बड़ाते आते थे। बीच बीच में सिपाहियों की डांट फटकार की आवाजें भी कानों में आती थी। ये सब आदमी बंगले के सामने सहन में बैठ जाते हैं। कहीं कहीं स्त्रियों की आर्तनाद भी सुनाई देती है। शर्मा जी हैरान थे कि मामला क्या है। इतने में दरोगा जी की भयंकर गरज सुनाई पड़ी। हम एक न मानेंगे, सब लोगों को थाने चलना होगा। फिर सन्नाटा हो गया। मालूम होता था कि आदमियों में कानाफूसी हो रही है। बीच बीच में मुख्तार साहब और सिपाहियों के हृदय विदारक शब्द आकाश में गूंज पड़ते थे। फिर ऐसा जान पड़ा कि किसी पर मार पड़ रही है। शर्मा जी से अब रहा न गया। वो सीढ़ियों के द्वार पर आए, कमरे में झांक कर देखा। मेज पर रुपए गिने जा रहे थे। दरोगा जी ने फरमाया, इतने बड़े गांव में सिर्फ यही? मुख्तार साहब ने उत्तर दिया, अभी घबराइए नहीं, अब की मुखियों की खबर ली जाएगी। रुपयों का ढेर लग जाता है। यह कहकर मुख्तार ने कई किसानों को पुकारा, पर कोई न बोला। तब दरोगा जी गगनभेदी नाद सुनाई दिया, वो लोग सीधे न मानेंगे। मुखियों को पकड़ लो, हथकड़ियां भर दो, एक एक को डामुल भिजवाऊंगा। यह नादिर शाही हुक्म पाते ही कांस्टेबल का दल उन आदमियों पर टूट पड़ा। ढोल सी पिटने लगी। शर्मा जी का रक्त खौल रहा था। उन्होंने सदैव न्याय और सत्य की सेवा की थी। अचानक किसी ने रोकर कहा, दुहाई सरकार की, मुख्तार साहब, हम लोगन को हक नाहक मरवाते हो। शर्मा जी क्रोध से कांपते हुए धम धम कोटे से उतर पड़े। यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुख्तार साहब को मारे हंटरों के गिरा दूंगा। पर जन सेवा में मनोवेगों को दबाने की बड़ी प्रबल शक्ति होती है। रास्ते ही में संभल गए। मुख्तार को बुलाकर कहा, मुंशी जी, आपने यह क्या गुलगपाड़ा मचा रखा है? मुख्तार ने उत्तर दिया, हुजूर, दरोगा जी ने उन्हें एक डाके की तहकीकात में तलब किया है। शर्मा जी बोले, जी हाँ, इस तहकीकात का अर्थ मैं खूब समझता हूँ। घंटे भर में इसका तमाशा देख रहा हूँ। तहकीकात हो चुकी या कसर बाकी है? मुख्तार ने कहा, हुजूर, दरोगा जी जाने, मुझे क्या मतलब। दरोगा जी बड़े चतुर पुरुष थे। मुख्तार साहब की बातों से उन्होंने समझा था कि शर्मा जी का स्वभाव भी अन्य जमींदारों के सदृश है। इसलिए वो बेखटके थे। पर इस समय उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। शर्मा जी के तेवर देखे, नेत्रों में क्रोधाग्नि की ज्वाला निकल रही थी। शर्मा जी की शक्तिशालीनता से भली भांति परिचित थे। समीप आकर बोले, आपके इस मुख्तार ने मुझे बड़ा धोखा दिया, वरना मैं हलफ से कहता हूँ कि यहाँ यह आग न लगती। आप मेरे मित्र बाबू कोकिला सिंह के मित्र हैं और इस नाते से मैं आपको अपना मुरब्बी समझता हूँ। इस पर नामर्दूद बदमाश ने मुझे बड़ा चकमा दिया। मैं भी ऐसा अहमक था कि इनके चक्कर में आ गया। मैं बहुत नादिम हूँ कि हिमाकत के 22 जनाब को इतनी तकलीफ हुई। मैं आपसे मुआफ़ी का सयाल हूँ। मेरी एक दोस्ताना इल्तमास ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस शख्स को बातरफ कर दिया जाए। ये आपकी रियासत को तबाह किए डालता है। अब मुझे भी इजाज़त हो कि मैं अपने मनहूस कदम यहाँ से ले जाऊँ। मैं हलफ से कहता हूँ कि मुझे आपको मुंह दिखाते शर्म आती है। यहाँ तो ये घटना हो रही थी, उधर बाबूलाल अपने चौपाल में बैठे हुए इसके संबंध में अपने कई असामियों से बातचीत कर रहे थे। शिवदीन ने कहा, भैया, आप जाके दरोगा जी काहे नहीं समझावत हो? राम राम, ऐसा नंधेर। बाबूलाल, भाई, मैं दूसरे के बीच में बोलने वाला कौन? शर्मा जी तो वही हैं, पर आप ही बुद्धिमान हैं। जो उचित होगा करेंगे। वो आज कोई नई बात थोड़े ही है। देखते तो हो कि आए दिन एक ना एक उपद्रव मचा ही रहता है। मुख्तार साहब का इससे भला होता है। शर्मा जी से तो मैं इस विषय में इसलिए कुछ नहीं कहता कि शायद वो इसे समझें कि मैं ईर्ष्यावश शिकायत कर रहा हूँ। रामदास ने कहा, शर्मा जी कोठा पर हैं और नीचू बेचारन पर मार परत है। देखा नहीं जात है। जिनसे मुराद पाए जात हैं उनका छोड़े देत हैं। मौका तो जान परत है कि ई तहकीकात सहकीकात सब रुपयन की खातिर की है। बाबूलाल, और काहे के लिए की जाती है? दरोगा जी ऐसे ही शिकार ढूंढा करते हैं। लेकिन देख लेना, शर्मा जी अब की मुख्तार साहब की जरूर खबर लेंगे। वो ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं कि वो अंधेर अपनी आंखों से देखें और मौन धारण कर लें। हाँ, यह तो बताओ, अब की कितनी ऊक बोई है? रामदास, ऊक बोए ढेर रहे, मुदा दुष्टन के मारे बचे पावे। तू मानत नहीं भैया, पर आंखन देखी बात है कि कराह के कराह रस जर गवा और छटांग को भर माल न परा। न जानी अस कौन मंतर मार देत है। बाबूलाल,
अच्छा, अब की मेरे कहने से यह हानि उठा लो। देखूं ऐसा कौन बड़ा सिद्ध है जो कराही का रस उड़ा देता है। जरूर इसमें कोई ना कोई बात है। इस गांव में जितने कोल्हू जमीन में गड़े हुए हैं उसमें विदित होता है पहले यहाँ ऊख बहुत होती थी, किंतु अब बेचारी का मुंह भी मीठा नहीं होने पाता। शिवदीन, अरे भैया, हमारे होश में ये सब कोल्हू चलत रहे हैं। माघ पूस के रात भर गांव में मेला लगा रहा है, पर जब से ये नासिन विद्या फैली है तब से कोऊ का ऊक के नेरे जाए का हिसाब नहीं परत है। बाबूलाल, ईश्वर चाहेंगे तो फिर वैसी ही ऊख लगेगी। अब कि मैं इस मंत्र को उलट दूंगा। भैया, यह तो बताओ, अगर ऊख लग जाए और माल पड़े तो तुम्हारी पट्टी के 1,000 का गुड़ हो जाएगा। हरखू ने हंसकर कहा, भैया कैसी बात कहते हो। 1,000 तो 5 बीघा में भी मिल सकत है। हमारे पट्टी में 25 बीघा से कम ऊख नहीं था। कुछ न पड़े तो 2,500 कहूँ नहीं गए हैं। बाबूलाल, अब तो आशा है कि कोई 50 रुपए बयाई के मिल जाएंगे। यह रुपए गांव की सफाई में खर्च होंगे। इतने में एक युवा मनुष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, वो तहकीकात देखे गईल रहिल। दरोगा जी सबका डांटत मारत रहे। देवी मुखिया बोला, मुख्तार साहब, हमको चाहे काट डारो, मुदा हम एक कौड़ी न देबे। थाना कचहरी यहाँ चलो चले के तैयार हुई। इस उनके मुख्तार लाल हुई गईन। 4 सिपाहियों से कहीन के हिका पकड़ के खूब मारो। तब देवी चिल्लाए चिल्लाए रोवे लागिन। अतने में शर्मा जी कोठी पर से खटखट उतरेन और मुख्तार पर लगे डांटे। मुख्तार ठाड़े हुए होए गएन। दरोगा जी धीरे से घोड़ा मंगवाए के भागेन। मनई शर्मा जी की असीसत चाल जात है। बाबूलाल, यह तो मैं पहले ही कहता था कि शर्मा जी से ये अन्याय देखा नहीं जाएगा। इतने में दूर से लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया। एक आदमी के साथ शर्मा जी आते हुए दिखाई दिए। बाबूलाल ने असामियों को वहां से हटा दिया, कुर्सी रखवा दी और बढ़कर बोले, आपने इस समय क्यों कष्ट किया? मुझको बुला लिया होता। शर्मा जी ने नम्रता से उत्तर दिया, आपको किस मुंह से बुलाता? मेरे सारे आदमी वहां पीटे जा रहे थे, उनका गला दबाया जा रहा था और आप पास न फटके। मुझे आपसे मदद की आशा थी। आज हमारे मुख्तार ने गांव में लूट मचा रखी थी। मुख्तार की ओर क्या कहूँ, बेचारे बड़े औकात का आदमी है। खेत तो ये है कि आपके दरोगा जी भी आपके सहायक थे। कुशल यह थी कि मैं वहां मौजूद था। बाबूलाल, बहुत लज्जित हूँ कि इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा न कर सका, पर बात यह है कि मेरे वहां जाने से मुख्तार साहब और दरोगा दोनों अप्रसन्न हो जाते। मुख्तार मुझसे कई बार कह चुके हैं कि आप मेरे बीच में ना बोला कीजिए। मैं आपसे कभी गांव की दशा इस भय से ना कहता था कि शायद आप समझें कि मैं ईर्ष्या के कारण ऐसा कहता हूँ। यहाँ यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं और कुछ इसी गांव में नहीं, जिस गांव को देखिए यही दशा है। इन सब आपत्तियों का एकमात्र कारण ये है कि देहातों में कर्मपरायण विद्वान और नीतिज्ञ मनुष्य का अभाव है। शहर में सुशिक्षित जमींदार, उनसे उपकार की बहुत कुछ आशा की जाती है। सारा काम कारिंदों पर छोड़ देते हैं। रहे देहात के जमींदार जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं। अगर कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो अच्छी संगति न मिलने के कारण उनमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ। कानून के थोड़े से दफे सुन सुना लिए, बस उसी की रिट लगाए रहते हैं। मुझे जरा भी खबर होती तो मैंने आपको सचेत कर दिया होता। शर्मा जी, खैर यह भला तो टली, पर मैं देखता हूँ कि इस ढंग से काम न चलेगा। अपने असामियों को आज इस विपत्ति में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा मन बार बार मुझको इस सारी दुर्घटना का उत्तरदायी ठहराता है। जिनकी कमाई खाता हूँ, जिनकी बदौलत टमटम पर सवार होकर रईस बना घूमता हूँ, उनके कुछ स्वातत्व भी तो मुझ पर हैं। मैं जिनकी रोटियां खाता हूँ उनकी तरफ से इस तरह उदासीन हूँ। अब इस दुर्व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहता हूँ। इस काम में मुझे आपकी सहायता और सहानुभूति की जरूरत है। मुझे अपना शिष्य बनाइए। मैं याचक भाव से आपके पास आया हूँ। इस भार को संभालने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरी शिक्षा ने मुझे किताबों का कीड़ा बनाकर छोड़ दिया और मन के मोदक खाना सिखाया। मैं मनुष्य नहीं किंतु नियमों का पोथा हूँ। आप मुझे मनुष्य बनाइए। मैं अब यहीं रहूंगा, पर आपको भी यहीं रहना पड़ेगा। आपकी जो हानि होगी उसका भार मुझ पर है। मुझे सार्थक जीवन का पाठ पढ़ाइए। आपसे अच्छा गुरु मुझे ना मिलेगा। संभव है कि आपका अनुगामी बनकर मैं अपना कर्तव्य पालन करने के योग्य हो जाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी उपदेश। उम्मीद है आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।